आज हम लोगों का ये बीए पार्ट 3 का ये न्यू बैच है और न्यू बैच का ये चैप्टर जो है 1 है और अंग्रेजों का भारत विजय हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए ये चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। इसका अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन कर रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं हम वीवीआई क्वेश्चन है और ये भाग इसका 2 है। इससे पहले हम लोग इसका भाग 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चालू करते हैं ये क्लास। और एक बात, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएंगे, मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया, दूसरा, तीसरा, ये वो क्वेश्चन में कम से कम तो 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा तरीके से देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन होता क्या है, आएगा उसी आसपास का, लेकिन आप उसका एक्सप्लेनेशन समझे रहेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हैं। और जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। साथ में ही अगर एक्सप्लेनेशन आपने देखा हुआ होगा ना, तो एक्सप्लेनेशन के बल पर आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उस सारा का आंसर लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया समझे हैं तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का ये जो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? यानी कौन था जो अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था? कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन है अली वर्दी खां, बी है मीर जाफर, सी है सिराजुद्दौला और डी है मीर कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। लेकिन आपको समझना है एक्सप्लेनेशन, अब समझना, आप एक्सप्लेनेशन समझिए। एक्सप्लेनेशन समझिए कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मीर कासिम, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लेकिन मुर्शिदाबाद ये बंगाल हो गया, तो बंगाल की जो राजधानी थी पहले मुर्शिदाबाद तो थी नहीं, सबसे पहले जो था उसका ढाका राजधानी था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? ढाका, यहाँ पर ढाका था। ढाका पहले राजधानी कहाँ था? ढाका। ढाका से फिर राजधानी ट्रांसफर हुआ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर हुआ मुंगेर। तो जो ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ध्यान रखिएगा, कुली खां। अब ये देखिए मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझ लेते। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आ जाने दीजिए। मुर्शिद कुली खां को थोड़ा इधर, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए मुर्शिद कुली खां के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा इसके इसके थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि बैकग्राउंड इसका कैसा था। देखिए मुर्शिद कुली खां मुख्यतः ब्राह्मण था। क्या था? मुख्यतः ये मुर्शिद कुली खां ये क्या था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण, ब्राह्मण था, ये दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। और ये औरंगजेब के प्रभाव में आकर, क्योंकि औरंगजेब जब अपने शासन कर रहा था तो वो चाहता कि पूरा भारत इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। वो क्या क्या चाहता था कि पूरा भारत जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, और इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया उसने। ठीक, तो ये मुर्शिद कुली का ब्राह्मण था, ये बन गया, इस्लाम धर्म ही ग्रहण कर लिया, जिसके उपलक्ष्य में, जिसके बाद उसने क्या किया, जो औरंगजेब ने इसको कहाँ का? बंगाल का, बंगाल का जो दीवान नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया इसको? बंगाल का दीवान। और इसको राजस्व क्षेत्र में इसको बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल थी, लेकिन उपलब्धि हासिल होने के कारण इसको बंगाल के दीवान नहीं नियुक्त किया गया। इसलिए बंगाल के दीवान नियुक्त किया गया क्योंकि ये इस्लाम धर्म को क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। अब इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। और कब ये बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया? 1700 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब ने नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 1700 आता है, 1717। 1717 में औरंगजेब की जगह पर कौन सा शासक बनता है? फारूक सियर। फारूक सियर जब शासक बना तो फारूक सियर जब शासक बना तो उस समय इसको मुर्शिद कुली खां को, और एक बात, जब मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया गया बंगाल का, तो बंगाल में एगो पद होता था सूबेदार का। तो सूबेदार के पद पर औजी मुसान थे, औजी मुसान, अजी मुसान थे। लेकिन ये बंगाल में ना रहकर अक्सर ये दिल्ली में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में। और दिल्ली में रहने के कारण सारी जो जिम्मेवारी थी मुर्शिद कुली खां के हाथों में रहता था, दीवान वाला भी और सूबेदार वाला भी। लेकिन मुख्यतः सूबेदार के पद पर अजी मुसान थे। और जैसे ही ये औरंगजेब के समय की बात कर रहा हूँ, जैसे ही 1717 में इसको मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया गया? इसको सूबेदार बना दिया गया। मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया। उस समय बंगाल में सूबेदार का पद मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। और उसके बाद
मुर्शिद कुली खान ने मुगलों के कमजोर सत्ता का फायदा उठाकर और स्वायत्त बंगाल की स्थापना कर दी। यानी कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया और इसने ही ट्रांसफर ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने किया। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में इतना कुछ समझ में आ गया। अब इन ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। आप कहेंगे इतना एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि आप समझ जाइएगा ना, तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा अब इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर चलिए अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पर अली वर्दी खां के बारे में देखेंगे। अली वर्दी खां जो शासक था, अली वर्दी खां जो शासक बना, अली वर्दी खां जो शासक बना कब था, 1700 यहाँ पर 1740 से लेकर 56 तक था। ध्यान रखिएगा, 1740 से 56 तक अली वर्दी खां शासक था। अली वर्दी खां अंग्रेजों के प्रभाव में काफी रहता था। अंग्रेजों को जानते हैं क्या कहता था, ये इसी का कथन है, ध्यान रखिएगा, अगर कथन पूछा जाए तो इसी का कथन है। इसने कहा था कि अंग्रेज जो है उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह है कि अगर तुम उसको न छेड़ोगे तो तुमको शहद देगी, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो काट काट कर तुमको मार डालेगी। किसने कहा था ये, अली वर्दी खां ने। ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बाद यहाँ पर 56 में अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दौला होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला शासक बनता है और ये 56 से 1756 से 1757 तक ही रह पाता है। 1757, क्योंकि 1757 में इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बंगाल के नवाब था इसी के समय, और इसके समय सेनापति कौन था, सेनापति मीर जाफर था। और मीर जाफर ने अंग्रेजों की सहायता की, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया, और हारने के बाद इसको मार दिया गया। और उसके बाद मैदान में नहीं मारा गया था, ये बाहर निकला तो मार दिया गया इसको। सिराजुद्दौला को क्या किया गया, मार दिया गया। 1757 के प्लासी के समाप्त हो गया, और 1757 में मीर जाफर क्या बन गया, शासक, क्योंकि इसने अंग्रेजों को मदद किया था। 1757 में मीर जाफर शासक बनता है, और 1757 से फिर 60 तक चलता है। 1760 तक ये शासक रहता है, कौन, मीर जाफर। 1760 तक शासक रहा। उसके बाद मीर कासिम 1760 में शासक बनता है, कौन, मीर कासिम। इसके जगह पर, मीर जाफर की जगह पर, इसी का दामाद है ये, मीर कासिम इसी के दामाद है। तो 1760 में बनता है, और 1760 में बनने के बाद ये 1760 से लेकर यहाँ पर 1763 तक रहता है शासक, क्योंकि इसने मार झगड़ा कर दिया। इससे पहले ही 1763 में लड़ाई वड़ाई कर दिया अंग्रेजों से, जिसके कारण इसके परिणाम में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और ये बुरी तरीके से हार गया। दो और को मिलाया था, कौन कौन, अवध के नवाब, एक जो उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला ये शासक है यहाँ का, बंगाल का एक सुजाउद्दौला है, ध्यान रखिएगा, आपको सुजाउद्दौला आगे मिलेगा, सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के जब नाम आएगा, अवध का नवाब है। और ये कहाँ का है, रुक जाइए एक बार ये चेंज कर लेते हैं, ये कहाँ का है, ये बंगाल का है, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मीर कासिम होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, सॉरी प्रथम है ये, द्वितीय ये है, शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अब आपको पता भी होगा बक्सर के युद्ध के बारे में। एक तरफ अंग्रेजों की सेनाएं थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, मुनरो। और एक तरफ संयुक्त सेना थी, एक तरफ क्या था, एक तरफ संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना थी। और ये संयुक्त सेना किसकी किसकी थी, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, और एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, ध्यान रखिएगा। और फिर भी इन लोगों की क्या हो गई, हार हो गई, और हेक्टर मुनरो क्या हुआ, जीत गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था। यहाँ ऑप्शन ही गलत है। देखिए यहाँ इंसान का नाम पूछा गया, जबकि यहाँ ईस्वी दिया गया। मतलब अगर आपको आ जाए कि कब किया गया था, कब अगर आ जाए तो देखिए ऐसे ऑप्शन रहेगा, 1757, 1767, 1764, 1779, 1765 से 72, और 1760 से 75। 1765 से 72 तक ये बंगाल में द्वैत शासन था। इसको लागू क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और ये 1765 और 1772 में इसको ख़त्म किसने किया था? और देखिए यहाँ पर 1772 में ख़त्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग इसको क्या किया था? खत्म किया था, ध्यान रखिएगा। 1700 यहाँ पर 1765 में लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको बंगाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवान का अधिकार दिए गए? दीवान का अधिकार दिया गया का मतलब ये कोई गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। दीवान का अधिकार दिया गया का मतलब ये हुआ कि ये लोग हारे थे, बक्सर का युद्ध हारे थे ना जी। तो बक्सर के युद्ध हारने के बाद 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि, उसके तहत बंगाल जो ये शाह आलम द्वितीय, इनको देना पड़ा था ये सारे क्षेत्रों को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी को अधिकार देना पड़ा था। तो उस समय जो था 1765 में गवर्नर था, वो गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? देखिए मोहम्मद रजा खान जो थे, ये बंगाल के आपको बताए भी होंगे, बंगाल के उप दीवान थे। सीतब राय बिहार के थे, बिहार के उप दीवान बनाए गए थे। और इलाहाबाद के संधि के बाद ही ना मिला। देखिए ये पिछला क्वेश्चन में देखिए, इलाहाबाद की संधि हुआ तो उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिल गया। किनको? अंग्रेजों को। और उसके बाद इन्होंने द्वैध शासन लागू किया 1775 में, 1765 में इन्होंने क्या किया था? द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन लागू करने के बाद ही ना ये हुआ था। द्वैध शासन लागू करने के बाद ही अंग्रेजों द्वारा अपना उप दीवान नियुक्त किया गया था। और ये दीवानी ये जो राजस्व वसूल कर किसको देंगे? ये अंग्रेजों को, सीताब राय। और ये राय दुर्लभ, राय, इसको मिटा दिया जाए। देखिए ज्यादा मिट गया। ज्यादा मिट जा रहा है, छोड़िए। यहाँ पर राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, इसको हटा दे। राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ द्वारा क्या किया गया? सॉरी, राय दुर्लभ जो थे इनको उड़ीसा का, उड़ीसा, राय दुर्लभ को उड़ीसा का उपदीवान बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बंगाल का, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां, जो कि मुर्शिदाबाद के उपदीवान नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन के समय निम्न में कौन दीवानी के अंतर्गत नहीं आते थे? आपको पता है बंगाल में जब द्वैध शासन लागू हुआ तो दो भागों में बट गया, एगो निजामत, एगो दीवानी। दीवान एगो दीवानी, एगो कौन? निजामत। निजामत ये पहले भी बंगाल में था। दीवानी और निजामत वाला पद पहले भी बंगाल में था, लेकिन वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में होता था, जो कौन था? मुगल। मुगल सत्ता पर जो बैठा हुआ रहता था दिल्ली में, मुगल शासक जो था उसी के कंट्रोल में था। लेकिन अब ये क्या हुआ? ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। ये आ गया अंग्रेजों के कंट्रोल में, और ये चला गया किसके कंट्रोल में? बंगाल के नवाब के कंट्रोल में चला गया था। तो यहाँ पर क्या होगा? राजस्व वसूलना, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति, अप नहीं, उप दीवान, उप दीवान संबंधी फैसले, न्याय प्रशासन। तो यहाँ पर न्याय प्रशासन जो था वो निजामत के अंतर्गत आता था। बाकी ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते थे? बाकी ये सब जो है आते थे किसके अंतर्गत? ये दीवानी के अंतर्गत आते थे। ध्यान रखिएगा। और न्याय प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, ये सब जो था निजामत के अंतर्गत आता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब की? क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से, यहाँ सिराजुद्दौला नहीं होगा, यहाँ सुजाउद्दौला होगा, सुजाउद्दौला। ध्यान रखिएगा, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिराजुद्दौला ना होकर सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ध्यान रखिएगा। सुजाउद्दौला। तो ऑप्शन ए है 10 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1764, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1765 को। तो आपको पता है कि
जो संधि हुई थी 1765। अब आपको कंफ्यूजन है 10 अगस्त और 16 अगस्त में। 10 अगस्त को कोई संधि नहीं हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को, एक हुआ था 16 अगस्त को। तो जो 12 अगस्त को हुआ सबसे पहले किसके साथ हुआ था? सबसे पहले हुआ था मुगल सम्राट के, जो मुगल बादशाह थे उसके साथ में। देखिए ये जो थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट में आप किसको ताकतवर ज़्यादा मानते हैं? मुगल, देखिए ताकतवर तो ऐसे ये थे, लेकिन ये क्षेत्र विस्तार में ये सब में मुगल सम्राट मतलब मुगल बादशाह सबसे अधिक थे। तो क्या करा गया सबसे पहले, क्योंकि मुगल बादशाह जो थे उससे क्या लेना था? 3 गो क्षेत्र लेना था ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो सबसे पहले मुगल बादशाह के साथ 12 अगस्त को किया गया, उसके बाद सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त को ये संधि हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1765। चलिए अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए यह क्वेश्चन ही गलत है, भारत नहीं, यहाँ बंगाल होगा। बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या किया गया? बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, बेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए भरने खाली स्थान है, इसको भरना है कि संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। कौन सी संयुक्त सेना थी? एक तरफ तो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, और एक तरफ कौन सी संयुक्त सेनाएं थी? अब संयुक्त सेना में कौन कौन था? सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, या यहाँ पर रुक जाइए, चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, या मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर मदान, या मीर जाफर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और सुजाउद्दौला। तो ये एक तरफ से सुजाउद्दौला, इसका आंसर हो जाएगा सुजाउद्दौला, सिराज, यहाँ पर देखिए सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला मुगल सम्राट और मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था। कब बंगाल का नवाब था? प्लासी के युद्ध के समय यही बंगाल का नवाब था। और सुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को के जिले देकर, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर होगा, को जिलों को देकर बंगाल के नवाब के रूप में मिर्जाफर की जगह ली। मीर कासिम ने कितने जिलों को देकर, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि मीर कासिम ने कितने जिलों को देकर ये नवाब के रूप में मिर्जाफर की जगह ली थी? तो ये कौन कौन जिला था? सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, या माहे, यमन, चंद्रनगर, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इसका आंसर हो जाएगा। और ये 3 गो हो जाएगा, 3 गो क्षेत्र दिया गया था। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।